नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है। स्कूल व्याख्याता 2025 के साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ उत्तम पाठशाला पूरी टीम के द्वारा आपके लिए स्कूल व्याख्याता की जो पीवाईक्यू की बुक तैयार की गई है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, क्या चीज़ रहेगी, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सभी साथियों देखिएगा कि जो पीवाईक्यू है, मार्केट के अंदर पीवाईक्यू की बहुत सारी बुकें हैं और 2025 तक के सभी क्वेश्चनों की बुक मिलेगी। लेकिन हमारी जो बुक है वो और उन बुकों में क्या डिफरेंस है, वो है सबसे बड़ा डिफरेंस वो है कि हमने इस बार पीवाईक्यू के साथ पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ साथ हमने हर टॉपिक से संबंधित आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है, जिसके 2 या 3 पेज प्रत्येक टॉपिक की मिलेंगे। उसमें ये चीज़ रखी है कि किस प्रकार के टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न उठाया गया है और किस प्रकार का प्रश्न आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, ताकि आप अच्छे से उसका क्या कर सको, पीवाईक्यू का रिवाइजन के साथ साथ आगामी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जितने भी आज तक के जितने क्वेश्चन हुए हैं उन सब के हमने सॉल्यूशन रखा है। साथ ही साथ हमारी ये टीम है, सर हैं उत्तम जी, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर तीसरी रैंक से। उसके साथ साथ रोहित सर हैं, भरत सर हैं, सुभाष सर हैं और मैं स्वयं हूँ। के साथ साथ बंसी सर हैं। तो ये सभी टीम ने मिलकर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए स्कूल व्याख्याता सहित हल सहित ये सारी चीज़ें हमने रखी है। 2011 से लेकर 2025 तक के पूरे पीवाईक्यू है वो इस बुक के अंदर मिलेंगे आपको। साथ ही साथ देखिएगा आरपीएससी द्वारा नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा विभाग 2025 तक के सारे प्रश्न पत्र और साथ ही साथ इसका चैप्टर वाइज एवं टॉपिक वाइज क्या किया है, व्याख्या की है और साथ ही साथ आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें क्या किया गया है, समावेश हमने रखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जितने भी साथी हैं क्लास देखने के बाद अपने अन्य साथियों के साथ, और जिन साथियों ने हमारी बुक खरीद रखी है वो भी बुक का रिव्यू है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप दे सकते हैं कि आपके द्वारा जो बुक ली है आपने, उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है कि किस तरह का हमने कंटेंट रखा है और किस तरह की आपकी तैयारी है। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आगामी जो समावेश है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम जो 2025 के जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनमें किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन ये रहा। नीचे दिए गए अणुओं के युग्म में से उस युग्म की पहचान करनी है कि नीचे दिए गए अणुओं के युग्म में से यौगिकों के युग्म को पहचान करना है। देखिए साथियों, एक तो होता है परमाणु, जो एकल तत्वों से जुड़े होते हैं, वो क्या करता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाते हैं, एक होता है आपका परमाणु, और परमाणु में क्या होते हैं, एकल तत्व जुड़ते हैं, वो आपकी क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। एकल तत्व या तत्वों का जो समूह होता है वो परमाणु कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको लिख दिया जाए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये आपके क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। अब बात आती है अणुओं की, तो कुछ तत्वों के अणु होते हैं, परमाणुओं का जो समूह है वो भी अणु कहलाता है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये एकल परमाणुओं का अणु हो सकता है, द्वि परमाणुओं का अणु हो सकता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज रहती है यौगिक। जब बात आती है यौगिक की, तो यौगिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, यौगिक क्या करते हैं, जिसके अंदर दो या दो से अधिक तत्वों के क्या हो, आपस में समूह उपस्थित हो, वे क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यानी इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, दो या दो से अधिक तत्वों के समूह, वो क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा है H2O, तो यहाँ पर दो अलग अलग क्या है, परमाणु उपस्थित हैं, या दो से अधिक क्या है, तत्व उपस्थित है, तत्वों के यौगिक हैं, वो कहलाते हैं। इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे NH3 अमोनिया है, ये भी क्या है, एक यौगिक की श्रेणी में आता है। CO ये भी क्या है, एक यौगिक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे SO2 लिखूं तो ये भी क्या है, एक अपना यौगिक है। अमोनियम NH4 लिख दिया, ये भी हमारा क्या है, एक यौगिक है। CO2 लिख दें, ये भी एक क्या है, यौगिक है। NO2 लिख दें, ये भी हमारा क्या है, एक यौगिक है। तो यहाँ सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अणुओं के युग्मों में से यौगिक के युग्म को पहचान करना है। ये सारे के सारे क्या है, परमाणु जब संयुक्त होते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं।
परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो हमें ये देखना है, यहाँ पर देखो O3 ओजोन है, तो O3 क्या है? केवल परमाणु है। परमाणु के अंदर एकल परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, बहुपरमाणुक, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर ये त्रिपरमाणुक है O3 और बहुपरमाणु के एग्जाम्पल के लिए तो फास्फोरस हो गया, अपना एक हो गया सल्फर 8 वाला, तो ये बहुपरमाणु की श्रेणी में आ जाएंगे। अब हमें ये युग्म देखना है, यहाँ पर देखो ये परमाणु है, यहाँ पर ये क्या है? यौगिक है। ये दोनों ही परमाणुओं का समूह है। यहाँ पर एक क्या है? यौगिक और एक क्या है? बहु परमाणु का समूह दे रखा है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल और केवल क्या पूछा गया है? यौगिकों का क्या है? समूह पूछा गया है। तो अपना ऑप्शन है वो क्या राइट होगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उनके प्रकार से सम्मिलित करना और सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया वाला जो टॉपिक लगता है उसमें मुख्य रूप से मैंने कहा था कि हर बार प्रश्न आता है, एक तो विस्थापन अभिक्रिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और एक आपको अभिक्रिया का संयुक्त रूप से पूछ सकते हैं। देखो एक पहली अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम कह देते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब इसमें आपको रटने वाली कोई चीज नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल सिंपल क्या देखना है कि जब किसी चीज का क्या हो रहा हो? योग हो रहा हो, तो वहां पर आपकी क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें A प्लस में B, और ये दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर होने वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में 2 नंबर अभिक्रिया आती है अपनी वियोजन, या हम कह सकते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु या एकल अभिकर्मक है वो परस्पर टूट जाते हैं। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है अपघटन, यानी इसके जस्ट विपरीत होती है। यहाँ पर कोई एकल अभिकर्मक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपनी वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। 3 नंबर पर मुख्य रूप से आती है अपनी विस्थापन, और विस्थापन के अंदर हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अधिक क्रियाशील कोई तत्व है वो कम क्रियाशील को उसकी स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। यानी कि जैसे कोई A है, ये अधिक क्रियाशील है और ये B को उसके स्थान से क्या करेगा? हटा देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें A और B संयुक्त है और ये C है, तो ये C क्या करेगा? A को हटा देगा और B और C संयुक्त हो जाएंगे और A है वो क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। अगर बात करें द्विविस्थापन की, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, या इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि एक हमें क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे A और B है और प्लस में C और D है, तो ये अभिक्रिया करके क्या बनेगी? AD और प्लस में CB बनेगी। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो A प्लस है, B माइनस है, इसी प्रकार से C प्लस है और D क्या है? माइनस है। तो आयनों का परस्पर क्या होता है? आदान प्रदान होता है। वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब देखिएगा यहाँ पर देखो ये A है और ये अपना B है और दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी जल के साथ अभिक्रिया करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये बिना बुझा चूना होता है और ये होता है जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। यानी A के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा? C वाला ऑप्शन होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरे के अंदर क्या है? यानी A B संयुक्त है और ये अलग अलग टूट रहे हैं, A और B के अंदर टूट रहे हैं, यानी एकल अभिकर्मक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। तो हमारी यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी A नंबर हो जाएगा। अब देखिए लेड है वो कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है और कॉपर का है वो क्या हो जाता है? लेड अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। लेड है उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? कॉपर की तुलना में ज्यादा है। ये उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, और आयनों का परस्पर आदान प्रदान होने से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट का तो हमें क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है, और सोडियम सल्फेट है ये एक विशेष प्रकार का क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है?
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन देखिए CABD, यानी कि CABD, सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आगामी परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार का क्वेश्चन और पूछा जाएगा। यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार बनते हैं और यही क्वेश्चन बार बार क्या है, पूछे जाते हैं। और एक विशेष ध्यान रखना, जो हमारी संयोजन अभिक्रियाएं होती है वे ऊष्माक्षेपी होती है, और जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है वे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की श्रेणी में भी आती है। इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो ऊष्माक्षेपी होती है एक तो, ऊष्माक्षेपी, और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी। जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, उसमें तो ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि हमें अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल है, साग सब्जियों का वनस्पति द्रवों का कंपोस्ट में विघटित होना एक प्रकार की क्या है, जब ये वर्मी कंपोस्ट जब बनता है तो हमें मेथेन गैस की क्या होती है, प्राप्ति होती है, यानी कि ऊष्मा की हमें प्राप्ति होती है। तो ये तो हमारी अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार से जैसे प्राकृतिक गैस का दहन है, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, मेथेन होती है, और मेथेन का जब दहन करवाते हैं तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये भी किस अभिक्रिया में आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। शोषण है, शोषण प्रक्रम भी एक प्रकार का क्या होता है, शोषण प्रक्रम भी एक प्रकार की कौन सी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। लेकिन यहां पर देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgBr2 क्या करवाते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम इसका क्या होता है, विघटन, तो हमें इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो ये क्या बनता है, Ag प्लस में Br2, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। एक प्रकार की कौन सी, वियोजन। तो हमने कहा था कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है वो किस श्रेणी में आती है, वियोजन अभिक्रिया की श्रेणी में भी आती है। तो ये एक प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए क्या है, ऊष्मा या ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। तो डी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों का या वनस्पति द्रवों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक उदाहरण है। बाह्य ऊष्मा अभिक्रिया का, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का, समतापीय अभिक्रिया का, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। देखिए, बाह्य ऊष्मा, जब हमें किसी अभिक्रिया को बाहर से ऊष्मा देते हैं तो वो एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि जब हम किसी चीज को, कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए बाहर से ऊष्मा देते हैं और कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो किस श्रेणी में आती है, बाह्य ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आती है। समतापीय का मतलब है कि एक समान ताप पर कोई अभिक्रिया संपन्न हो, एक समान ताप पर कोई अभिक्रिया, तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया की श्रेणी में आती है, ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। और ऊष्मा शोषी सेम हो गया। केवल और केवल क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें क्या है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। जब वनस्पति या साग सब्जियों का विघटन होता है तो साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन। देखिए, हमें पता है कि कार्बन की जब बात करते हैं, कार्बन है, इसके दो प्ररूप होते हैं। एक अपने होता है क्रिस्टलीय और एक अपना होता है अक्रिस्टलीय प्ररूप। एक क्रिस्टलीय प्ररूप होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय। कार्बन स्वयं क्या होती है, एक प्रकार की अधातु होती है। और कौन सी, ठोस अधातु। कार्बन स्वयं क्या है, ठोस अधातु होता है। इसके क्रिस्टलीय प्ररूप होते हैं, जैसे अपना एक होता है हीरा, ग्रेफाइट, एक होता है अपना फ्लोरीन। अक्रिस्टलीय प्ररूप में जैसे कोयला है, कास्ट है, चारकोल है,
और अपने काजल है या कार्बन ब्लैक भी कह सकते हैं। बहुत सारे एक्चुअली अप्रूव देखने को मिलेंगे। जो हीरा है इसका संकरण sp3 संकरण होता है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। इन दोनों का जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। कैसे संकरण होते हैं? sp2 संकरण होते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फ्लुरीन, इसको हम C60 संरचना बोलते हैं। इसी को किस नाम से जाना जाता है? फ्लुरीन के नाम से जाना जाता है। जब इसकी संरचना बनती है तो एक फुटबॉल जैसी संरचना होती है। एक फुटबॉल होता है, उस फुटबॉल की भांति जो संरचना बनती है। तो इस संरचना के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जो संरचना बनती है इसके अंदर 20 तो क्या होती है? षटकोणीय वलय। कैसे होते हैं? षटकोणीय वलय उपस्थित होते हैं। और 12 है वो कैसे होते हैं? पंचकोणीय वलय होती है। 12 है वो क्या होते हैं? इसके अंदर पंचकोणीय वलय उपस्थित होते हैं। तो 20 और 12 का संयुक्त रखना है। टोटल कितने फलक होते हैं? यदि कुल फलक पूछे तो 32 फलक उपस्थित होते हैं। कितने फलक उपस्थित होते हैं? 32 फलक है इसके अंदर उपस्थित होते हैं। हो सकता है कि टोटल फलकों की संख्या भी इसमें पूछी जा सकती है। बकमनिष्ठ फ्लोरीन के नाम पर इसकी संरचना है वो फ्लोरीन का नाम दिया गया था। फुटबॉल जैसी या गुंडाकार आकृति होती है, बकमनिष्ठ ने इसका नाम दिया था, इसी के कारण इसका नाम पड़ा था फ्लोरीन, बकमनिष्ठ फ्लोरीन के नाम पर। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 6 सदस्यीय वलय। यानी षटकोणीय का मतलब क्या होता है? 6 सदस्य, और पंचकोणीय का मतलब होता है 5 सदस्यीय वलय। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। और ये भी ध्यान रखना है, यहां से भी आगामी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोरीन में कार्बन की संकरित अवस्था है। अभी हमने चर्चा की थी कि जो क्रिस्टलीय अपरूप है, एक अपने होता है हीरा है, दूसरा अपना है ग्रेफाइट, तीसरा अपना है फ्लोरीन। इसमें एक विशेषता, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? हमेशा सुचालक होता है। और ये क्या होता है? अर्धचालक बोलते हैं इसको, अर्धचालक। न तो ये सुचालक होता है, नहीं कुचालक। तीनों की जब संकरण की बात आती है तो इसके अंदर sp3 संकरण होता है। ग्रेफाइट के संकरण की बात करें तो इसमें sp2 संकरण होता है। और फ्लोरीन की यदि बात करें तो इसके अंदर भी कौन सी संरचना होती है? sp2 संकरण होता है। यानी कि एक s कक्षक भाग लेता है और 2 p कक्षक भाग लेते हैं। जब फ्लोरीन की संरचना बनती है तो उसके अंदर एक s कक्षक और 2 p कक्षक है वो भाग लेते हैं। sp2 संरचना, sp3 संरचना, sp3 संरचना, dsp3 संरचना। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर। अगर हीरे का पूछता तो बी नंबर होता। तो ये संरचना तो किसकी है? हीरे की है। अन्य कोई संरचना है वो अलग हो जाती है, जैसे पेंटेनियम ऑक्साइड है या पेंटाडाई ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनिल समूह है, कोई और अन्य ग्रुप जुड़ता है तो वहां पर इनका संकरण है वो बदल जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में 3 लगते हैं, तीनों के संकरण है आपको अच्छे से क्या रखना है? याद रखना है। तो अपना 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो क्लियर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत से काम में आता है। देखिए 2018 में एट इजी चारों के चारों ऑप्शन यही थे और इसी प्रकार के ऑप्शन पूछे गए थे। ये है 6 से 8 है, और यहाँ पर है पानी में सिट्रिक अम्ल का 5 से 8% घोल, पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल, पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल का 5 से 8% घोल, और ऑक्जेलिक अम्ल का 5 से 8% घोल। देखिए सिरका है, इसी का दूसरा नाम होता है विनेगर, इसी का दूसरा नाम होता है विनेगर। सिरका किसे कहते हैं? एसिटिक एसिड को या एसिटिक अम्ल है उसी को सिरका कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CH3COOH। इसके गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, ध्यान रखना, गलनांक एवं क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? दोनों उच्च होते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना, इसके जब विलियन की बात करते हैं, जब इसका जो विलियन बनता है, विलियन, और इसका जो विलियन है वो विलियन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। और विलियन के अंदर क्या होता है? 5 से 8% क्या मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल के अंदर
क्या मिलाते हैं, जल मिला देते हैं, यानी कि इसका जल मिलाने पर इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। तो 5 से 8% एसिटिक अम्ल का घोल है जो पानी के अंदर, वो विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। और ये रिपीट हुआ है 2018 के अंदर, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो रसायन विज्ञान की जब बात आती है, केमिस्ट्री से ये इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2025 में भी और पीछे के एग्जाम में भी प्रश्न आए हैं। अब नेक्स्ट बात आती है फिजिक्स से संबंधित। तो फिजिक्स से इस बार काफी प्रश्न उठाए हैं और बहुत स्टैंडर्ड के प्रश्न उठाए गए हैं और आगामी परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार के प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। देखिएगा क्या है, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर T1 समय में पहुंचता है। जब लिफ्ट इस तरह होती है और समय T1 में जब यह एक समान चाल से चल रही होती है तो क्या होता है। देखिए, जब एक तो चीज आपको क्या ध्यान रखना है, दो विशेष चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई लिफ्ट है, उस लिफ्ट की एक चीज ध्यान रखना, पहली तो क्या हो, एक समान चाल हो। जब एक समान चाल होती है तो इसके अंदर जो तात्क्षणिक त्वरण होता है, त्वरण, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिफ्ट का जो तात्क्षणिक त्वरण होता है वो क्या है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक समान चाल का मतलब है कि इसके अंदर क्या नहीं है, कोई तात्क्षणिक त्वरण इसके अंदर उपस्थित नहीं है। चाहे लिफ्ट ऊपर आए, तीसरी चीज ध्यान रखना, चाहे जो लिफ्ट है वो क्या हो, ऊपर हो या क्या हो, नीचे हो, चाहे दाएं हो बाएं हो, तो उस समय यदि लिफ्ट के अंदर क्या रखा हुआ होगा, जब हम इस लिफ्ट के अंदर यदि कोई सिक्का रखेंगे और सिक्के को लिफ्ट के अंदर से जब गिराते हैं तो उस सिक्के के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका तात्क्षणिक त्वरण है वो एक समान रहता है। जब इस तरह होता है तो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सिक्का है वो 4 नंबर पोजीशन है, वो जो सिक्का है वो किसके कारण से गिरेगा, सिक्के के गिरने का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। एक ऐसा बल है जो अपनी और किसी वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल G के मान के कारण से सिक्का है वो नीचे गिरता है। जब इसके अंदर लगने वाला जो समय होता है वो समय हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। एक समीकरण आती है गति की, वो हम जब समीकरण लिखते हैं H बराबर क्या होता है, 1/2 GT²। यहाँ पर जब G का मान है, H है हाइट से, जितनी हाइट से हम जब गिराते हैं तो ये G स्थिर है, का त्वरण स्थिर है, तो समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समय T1 बराबर हमेशा क्या रहेगा, T2 रहेगा। चाहे हम इसको H1 लिखकर इसका H2 लिख दें, तो ये दोनों जब इसके, आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि जब इनके अंदर गुरुत्वीय त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जब समान होगा तो ऊंचाई से गिरते समय लगने वाला जो समय है वो समय हमेशा क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। और टी का जब मान इसके अंदर निकालोगे, टी का जब मान हम निकालते हैं तो अंडर क्या होता है, 2G/H से, इससे हम क्या है इसका मान निकाल सकते हैं। आगामी परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, तो यहाँ समय हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, न तो T1 ज्यादा होगा न T2 ज्यादा होगा, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सिक्के, जब सिक्का गिरेगा तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरता है, और गुरुत्वाकर्षण बल का G है वो दोनों का हमेशा समान है। तो ये भी इस तरह है, तो T भी क्या रहेगा, इस तरह रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है। तो T1 बराबर क्या हो जाएंगे, समय है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये चीज ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो बुक की बात हो रही थी, तो सभी साथी एक बार बुक को देखना। इसके अंदर हमने जो चीज रखी है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, हमारी उत्तम पाठशाला टीम के द्वारा तैयार की गई जो व्याख्याता की बुक है PYQ, जो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष हमने एक नई चीज चेंज की है। वो क्या किया है, आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश। यानी जैसे ही आपका एक टॉपिक पूरा होगा, व्याख्या तो प्रत्येक प्रश्न के साथ है ही, उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट जाओगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है 2 से 3 पेज के, यानी कि कौन कौन से बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के वहां से प्रश्न बन सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे के सारे सॉलिड पेपर के अलावा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मार्केट के अंदर बुक आ रही है उन बुक से हमारी बुक को अलग कौन करता है, ये चीज। तो सभी साथी जो नए साथी क्लास देखें, नए साथी जुड़े, तो
तो एक बार बुक को जरूर देखकर, खरीदने से पहले आप अच्छे से बुक स्टोर पर जाते ही अच्छे से बुक को लेकर उस बुक को एक बार देखना, और फिर आपको जो नवाचार पसंद आए तब आप हमारी बुक जरूर खरीदना भी सभी साथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या है, W1 बार की वस्तु है और W2 बार की एक चेन के द्वारा, अब देखो कोई एक वस्तु है, इसका बार क्या है, W1 है, और इसके अंदर एक चेन लगी हुई है, और यहां पर कोई चेन है, इसका बार है W2, एक कमरे की छत से लटकाई गई है। मान लीजिए क्या है, छत से लटकाई गई है। तो ये बल और गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत है। ऊपर की ओर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है ऊपर की ओर इस वस्तु के, और नीचे की ओर जो बल लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है जी का लग रहा है। तो वस्तु जब कुल बल है वस्तु के बाहर है, चेन के बाहर के योग के हमेशा क्या होता है, यानी यहाँ पर लगने वाला जो ये फोर्स है और चेन के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है, इनका जो भार है हमेशा क्या रहता है, भार हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। भार हमेशा क्या रहता है, जो भार है वो क्या रहता है, हमेशा समान रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, न्यूटन के ये जो नियम है, ये जो नियम कहलाता है, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा नियम कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उतना ही विपरीत बल है, फोर्स लगता है। जब क्रिया और प्रतिक्रिया बल है हमेशा क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन हमेशा लगते कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो दोनों के अंदर क्या है, छत से लटकाई गई है, तो बाहर की एक चेन के द्वारा, तो छत से चेन जिस बल से खींचती है वह बल है। तो बल ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, W1, और नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, W2। तो दोनों को समान बल से एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत, तभी तो वो क्या है, छत से लटकी रहेगी वस्तु। यदि ऊपर का बल है उसकी तुलना में यदि नीचे का बल ज्यादा होगा तो चेन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। यानी दोनों का बल है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी तो वो उसके साथ क्या कर सकती है, सामंजस्य बना सकती है। जो फोर्स लग रहा है उसके विपरीत जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और जो बाहर से लटकी हुई है वो हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या है, समान, और हमेशा क्या है, विपरीत दिशा में लगता है। ये न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि लगने वाले जो दोनों बल हैं वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्थापक को अलंबित करने वाली केबल में तनाव उत्थापक के भार के समान है, तो उत्थापक जा रहा हो सकता है, यानी उत्थापक की बात हो रही है, तो ये कहाँ जा रहा हो सकता है, भी ये बात प्रश्न में पूछी जा रही है कि कहाँ जा रहा हो सकता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, यदि उत्थापक की वही बात है जो अभी हमने जो प्रश्न किया है उसी प्रकार से, अलंबित करने वाली गति में केवल क्या होता है, उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। यानी मान लीजिए कोई उत्थापक है, उसके अंदर एक टेंशन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव के कारण क्या है कि गति में केवल तनाव उत्पादक के भार के बराबर या समान है, तो लगने वाला कुल बल हमेशा क्या होता है, शून्य बल लगता है। और ये नियम कहता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ये किस पर आधारित है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। और ये नियम क्या कहता है, हमें भार के सूत्र की स्थापना करवाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या करवाता है, भार के सूत्र की स्थापना करवाता है। यानी ये कहता है कि F बराबर क्या होता है, हमेशा ma, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण उपस्थित होता है। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है। अर्थात त्वरण a यदि शून्य है तो वस्तु या तो स्थिर है या पर हमेशा क्या होती है, नियत। मान लीजिए ये a है, त्वरण a बराबर हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो जो बल लग रहा है वो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए उत्थापक नियत चाल से ऊपर की ओर हो या चाहे नीचे की ओर चल रहा हो, तो वस्तु या तो क्या है, स्थिर होगी, वस्तु या तो क्या होगी, स्थिर होगी, या उसकी चाल है वो क्या होगी, हमेशा नियत चाल होगी। या तो वस्तु स्थिर होगी या वस्तु क्या होगी, नियत चाल से चलेगी। तो देखो ऊपर की ओर बढ़ती चाल से चाल बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इस चाल क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नीचे की ओर बढ़ती चाल से गलत हो गया। अब देखो ऊपर की ओर नियत चाल से जब त्वरण 0 है, इस पर लगने वाला अलंबित करने वाली गति में केवल तनाव उत्पन्न होने के कारण भार के बराबर या समान है, तो लगने वाला जो कुल बल है वो हमेशा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उत्थापक जब अलंबित करने वाली केबल में तनाव के कारण भार समान होगा, तो इस पर लगने वाला बल है
वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमेशा नियत वेग से या तो ऊपर की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर जाएगी। दूसरा, नीचे की ओर भी नियत चाल से चलेगी। तो हमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो केवल सी और डी वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। सी और डी है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो लगने वाला जो कुल बल है, यानी त्वरण ए शून्य हो गया तो एफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समान भार के कारण इस पर उत्पन्न होने वाला जो बल है वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण यदि शून्य है तो वस्तु या तो स्थिर है या नियत चाल से एक समान गति से ऊपर या नीचे की ओर क्या कर सकती है, गति कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना चाहिए। अब यहां पर देखियो क्या दिया है, द्रव्यमान m कितना दे रखा है, 4 किलोग्राम दे रखा है। आगे ये क्या है कि किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, यानी v इसका कितना दे रखा है, 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, फिसल रही है। इस वस्तु को इसी गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या चाहिए। हमें क्या पूछा गया है, फोर्स का मान पूछा गया है कि इसका बल है वो हमें कितना होना चाहिए, फोर्स कितना होना चाहिए। देखिए ये जो है ये क्या कहलाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है ये प्रश्न, न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित है, नियम है। ये क्या कहता है कि इस नियम अनुसार यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है या स्थिर है तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल भी हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि लगने वाला, यदि हम बात करें F बराबर यदि m a है और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और यदि नियत वेग से गति कर रही है यानी स्थिर वेग है, यानी v बराबर यदि शून्य रख दें, वेग शून्य कर दें, तो ये हमेशा क्या, घर्षणहीन मेज का तात्पर्य है कि घर्षण बल है। यानी कि जब कोई मेज है, ये मेज, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स F इस तरफ लग रहा है और घर्षण बल है वो इस तरफ लग रहा है G, तो ये एक दूसरे के बल को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं। तो लगने वाला घर्षण बल G भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात वस्तु को उसी वेग से गतिशील रखने के लिए हमें किसी अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आवश्यक जो बल है वो हमेशा क्या है, शून्य। क्योंकि इस नियत वेग से दोनों एक दूसरे की गति में जा रही है, घर्षण बल नियत लग रहा है, लगने वाला फोर्स भी नियत है, तो हमें और अतिरिक्त बल देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसकी जो गति है, यदि अतिरिक्त बल दे देंगे तो घर्षण बल कम हो जाएगा और उसका वेग है वो क्या हो जाएगा, वस्तु का बढ़ जाएगा। तो मैं तो ये पूछा गया कि वो उसी गति को बनाए रखना है। ये कहता कि उसकी गति को बढ़ाना है तो हम फोर्स ज्यादा बढ़ा देते, गति को घटाना है तो घर्षण बल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि गति सेम बनाए रखनी है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F बराबर क्या होगा, 0 होगा, तभी तो क्या होगा, और G बराबर भी हमें क्या करना है, 0 रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आवश्यक बल है वो क्या रहेगा, शून्य, अतिरिक्त बल देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशि अचर रहेगी, यानी ऐसी कौन सी राशि है जो कभी नहीं बदलती। देखिए कार्य ऊर्जा परिमेय होता है, एक टॉपिक लगता है, एक चीज लगती है कार्य ऊर्जा परिमेय। ये परिमेय क्या कहती हैं, इसको समझना एक बार। कार्य ऊर्जा परिमेय कहती है कि वस्तु पर लगने वाले बल पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कोई फोर्स, हमें किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी जो बल लगा रहे हैं, और बल लगाएंगे तो क्या होगा, कार्य होगा, यानी कि इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, जो वर्क होगा। तो जब हम किसी वर्क लगाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में, मान लीजिए किसी वस्तु को जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसकी क्या बदलेगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ये जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन के हमेशा बराबर होता है। कार्य हमेशा किसके बराबर होगा, इस गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो किया गया कार्य है वो हमेशा गतिज ऊर्जा में जितना हम परिवर्तन करेंगे उसी परिवर्तन के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जब किसी कण पर अचर परिणाम का बल हो, यानी कोई किसी प्रकार का बल कैसा लग रहा है, अचर परिणाम का, जब अचर परिणाम का हम फोर्स लगाते हैं तो ध्यान करना क्या चीज होता है। सबसे पहली चीज ये कि बल की दिशा में वेग लंबवत होने के कारण बदलता है।
अब जब एचर परिणाम हम लगाते हैं किसी चीज के, यहाँ पर देखिएगा इस दिशा के अंदर कोई फोर्स लग रहा है तो त्वरण ए है, और इस दिशा के अंदर जो वेग लग रहा है वो v ये है। तो ये त्वरण और वेग एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। तो बल की दिशा बदलने के कारण त्वरण भी बदलता है, यानी ये त्वरण ए है इस दिशा में अलग है, और इस दिशा में यदि वेग जाएगा तो यहाँ पर लगने वाला जो त्वरण है ये भी बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर गति हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। सभी दिशाओं में गति है वो क्या है, समान है। तो आपका वेग भी बदलेगा, त्वरण भी बदलेगा, लेकिन वेग लंबवत होने के कारण एक दूसरे की क्या है, लंबवत होने के कारण इनका क्या है, जो गति के साथ त्वरण बदलेगा, वेग बदलेगा, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कार्य में तभी परिवर्तन होगा जब गतिज ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, कौन कौन सी चीजें हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो वेग बदलेगा, त्वरण बदलेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ये केवल गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा, केवल त्वरण। तो त्वरण और वेग दोनों में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। तो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इसके अलावा प्रश्न है वो घुमाकर पूछा जा सकता है कि कौन सी वस्तु एचर का मतलब है स्थिर या नियत, स्थिर या क्या रहेगी, नियत, कौन सी चीजें रहेगी। तो किसी भी चीज में जब एक दूसरे के परस्पर लंबवत लगते हैं तो केवल और केवल क्या है, वस्तु का वेग और उसका त्वरण है वो बदलते हैं, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो स्थिर कौन सी रहेगी, केवल गतिज ऊर्जा है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अगले बार हो सकता है कि एचर राशियां, चर की जगह एचर राशियां हैं वो केवल है, हो सकता है चर राशि पूछ ले। चर राशि कौन सी है, वेग और त्वरण दोनों ही क्या है, चर राशियां हैं। नेक्स्ट, आरपीएस स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का कॉम्बो कोर्स है शिक्षा मनोविज्ञान एवं शैक्षिक प्रबंधन का, वो भी मनोज सर का हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। यदि कोई साथी लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। आरपीएस स्कूल व्याख्याता, हाँ, उत्तम पाठशाला ऐप पर जाकर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ देख लेना इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन का कॉमो ऑनलाइन कोर्स है, वो भी सभी साथी ले सकते हैं। जो भी हमारे पास जो ऑफर है वो पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है अभी, तो जल्दी आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि एक कार का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2000 किलोग्राम है, कार का प्रथम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड में बढ़ाने में किया गया, हमें क्या पूछा गया है, कार्य पूछा गया है। वर्क पूछा गया है कि कितना कार्य है, और W जो होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार बराबर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² से। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² से। अब यहाँ पर देखिएगा जो वेग है, वेग में क्या है, में परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग। तो v क्या है, v यहाँ पर है अंतिम वेग, और u है हमारा प्रारंभिक। v अंतिम वेग हो जाएगा और u अपना हो जाएगा आरंभिक वेग। अंतिम वेग और ये तो ये जो फॉर्मूला है इस प्रकार से हो जाएगा, जो हम वर्क ज्ञात करेंगे 1/2 mv² माइनस में u²। ये फॉर्मूला हमें रखना पड़ेगा। यहाँ हमें m द्रव्यमान कितना दे रखा है, m का मान दे रखा है, तो हम क्या रखेंगे 1/2 इंटू द्रव्यमान हमें दे रखा है 2000 किलोग्राम, इंटू वेग है, प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया है, अंतिम वेग हमारे पास कितना है, v कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या करेंगे 20 की स्क्वायर माइनस अंतिम वेग हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यहाँ पर 10 की स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2000 इंटू 20 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 400,
माइनस कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2000 इंटू कितना हो जाएगा अपने 300। और जब आप इसको काटोगे, मान लो इसको 1000 से काट दे रहे हैं, ये कट हो गया अपने 1000 से, तो इससे जब आप गुणा करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 30,000। और हमें ये 30,000 क्या है, जूल के अंदर है, वर्क किस में है, जूल में। और किलो जूल में बदलने के लिए, किलो जूल में बदलने के लिए हम इसके नीचे किसका भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देते हैं। इसका भाग देंगे 1000 का। और जब 1000 का भाग देंगे, हमारे पास ये 3 से 3 गए तो कितना आ जाएगा 300 किलो जूल। कितना बच गया 300 किलो जूल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पीछे भी आ चुका है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है, और इस बार भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं बार बार। आगामी परीक्षा की दृष्टि से कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि प्रश्न रिपीट नहीं होते, ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर ये चीजें हैं वो चेंज है। तो ये प्रश्न भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। गतिज ऊर्जा प्रमेय के आधार पर हम इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला और स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कॉलम फर्स्ट के अंदर m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F कार्यरत है, विस्थापन की दिशा एवं पश्चिम से पूर्व की ओर लंबे तीर से दिखाई गई है। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, चुनाव करना है। देखिए जब कार्य की बात आती है, W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। और थीटा के मान पे के आधार पर हम कार्य की तुलना करते हैं। तो जो हमारा W है वो कैसा हो सकता है, कार्य है वो कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, अपना ऋणात्मक हो सकता है, और कार्य है वो कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यदि थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो, यानी एक दूसरे की वस्तु क्या हो, लंबवत हो, तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और यदि थीटा का मान प्लस 180 डिग्री है या इससे कम है, तो कार्य किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक है। और बल और कार्य एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, थीटा का मान यदि माइनस 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरा चीज ध्यान रखना कि जब बल फोर्स है, वो पहले चित्र में देखो जो फोर्स है वो विस्थापन की दिशा में है। जब एक दूसरे की क्या हो, दिशा में हो, तो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, दोनों की क्या है, एक दूसरे के समान हो। तो दोनों दिशाएं अगर यदि समान है, यानी फोर्स और विस्थापन दोनों की दिशाएं समान है, तो ये +1 का मतलब ये हुआ कि किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि इन दोनों की पहली स्थिति ये होगी, दूसरी स्थिति ये है कि यदि दोनों की दिशाएं विपरीत हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत हो, यानी थीटा का मान 90 डिग्री बन रहा हो, तीसरी स्थिति, तो W बराबर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। किया गया कार्य हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो पहले में क्या है, दोनों की दिशाएं समान है, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, बिल्कुल राइट है। और एक दूसरे की क्या है, परस्पर लंबवत है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और यदि विस्थापन फोर्स इस तरफ लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में लग रहा है, एक दूसरे पे विपरीत लग रहा है, तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और अपना राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला देकर, एफ और एस का मान देकर या कोस थीटा का मान देकर भी कार्य का मान है वो जूल में परिवर्तित करके भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिएगा कि एक क्या दिया है कि 10 किलोग्राम एक द्रव्यमान मेज एक बिंदु ए पर है, इसे ये देखिएगा 10 किलोग्राम का द्रव्यमान एक मेज है, मान लीजिए कोई मेज है, इस पर 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान मेज के बिंदु ए पर स्थित है। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मेज है, एक बिंदु दिए हो गया, इस पर जो फोर्स है वो कितना है, 10 किलोग्राम का। और ये जो वस्तु है वो क्या है, ए है। आगे कह रहा है कि इस ए से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित, मान लीजिए यहाँ से ये 2 किलोमीटर दूरी ये होगी, और यहाँ पर वस्तु क्या है, बी स्थित है, ठीक है। और इस बी के अंदर देखिएगा, इस दिशा के अंदर फोर्स लग रहा है, बी तक खिसकाया जाता है,
इसको यहाँ तक खिंचाने के अंदर हमें क्या लगाना पड़ा है, इस दिशा में हम क्या लगा रहे हैं, विस्थापन लगा रहे हैं। और इसके ऊपर जो बल लग रहा है 10 किलोग्राम का, वो नीचे की ओर, फोर्स क्या है, हमेशा नीचे की ओर लग रहा है। बल क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। यानी कि इसके अंदर जो थीटा का मान है, जो थीटा का मान है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा ध्यान रखना कि जब हम इसका कार्य ज्ञात करेंगे तो ए और बी तक एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा, क्योंकि गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा है, ये बल जी है, नीचे की ओर लग रहा है, तो W बराबर हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, mgh से भी ज्ञात कर सकते हैं। और जहां पर G का मान 0 है, इसका मतलब W भी क्या होगा, एक चीज तो पहली कंडीशन ये, यदि G बराबर क्या है, 0 है, तो W बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। दूसरी कंडीशन, यदि हम वर्क के फॉर्मूले से ज्ञात करें तो W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। और यहाँ पर देखिएगा W बराबर क्या है, FS, और cos 90 का मान कितना है, cos थीटा 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, और थीटा का मान क्या है, 0 है, तो W बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में किया गया कार्य हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे की क्या है, लंबवत लग रहे हैं। बल और विस्थापन एक दूसरे के हमेशा क्या लग रहे हैं, लंबवत लग रहे हैं। और लंबवत लगते हैं तो एक दूसरे के लंबवत जब भी लगे तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापित इस दिशा में हो रही है वस्तु। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है, थीटा का मान 90 हो गया, और थीटा 90 का मान है वो कितना होता है, 0 होता है, और किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, 0 होगा। दोनों ही कंडीशन में हम कर सकते हैं। जी के मान के आधार पर भी आप रख सकते हो, यदि जी का मान 0 है तो एक दूसरे के क्या समानुपाती है, तो किया गया कार्य W भी क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए। अब इसके बाद बचते हैं अपने साइकोलॉजी के जो 2 या अपने बायोलॉजी के 2 या 3 जो टॉपिक लगते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। प्रत्येक टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, वहां से बार बार कौन से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए न्यूटन की गति के तीनों नियम है, अच्छे से याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला याद रखना है, कार्य वाला फॉर्मूला रखना है। प्रत्येक बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोरक कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों में पानी के लिए क्या बनाता है, अभेद बनाता है। देखिए जो भी पौधा होता है, इस पौधे का जो बाहरी आवरण होता है, इस आवरण के अंदर ये जो बाहरी आवरण होता है ना, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, ये सेल्स पाई जाती है। और ये जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं बोलते हैं मर्त कोशिका। कैसी कोशिकाएं बोली जाती है, मर्त कोशिकाएं बोली जाती है। जो बाहरी आवरण है, वो अंदर का जो आवरण होता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है, बाहरी आवरण है वो एक्टोडर्मिस कहलाता है। और ये जो मर्त कोशिकाएं होती है, ये जो मर्त कोशिकाएं, जितनी भी मर्त कोशिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती हैं, ये क्या करती है, एक आवरण का निर्माण करती है। ये क्या बनाती है, रक्षात्मक आवरण बनाती है। यानी कि बाहर के पदार्थों से ये क्या करती है, पौधों की रक्षा करती है। इस कारण ये क्या बनाती है, एक रक्षात्मक क्या बनाती है, आवरण का निर्माण करती है, अभेद बनाती है। तो ये छोटी छोटी कोशिकाओं के ऊपर, इसके ऊपर क्या लगाता है, रक्षात्मक आवरण होता है। कोशिकाओं की भित्ति में, तो इनके अंदर ये जो पाई जाती भित्ति है, ये इसकी क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका की भित्ति कहलाती है। और इन कोशिकाओं की भित्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का मोम जैसा पदार्थ होता है। ऐसा पदार्थ मिलता है, एक मोम जैसा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा इन कोशिकाओं की भित्ति के अंदर। ये हल्के हल्के मोम जैसा पदार्थ होता है। और ये जो मोम जैसा पदार्थ होता है, इसी पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है, इसी पदार्थ का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं सुबेरिन। किस नाम से जाना जाता है, सुबेरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मोम जैसा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं सुबेरिन। क्या बोला जाता है, सुबेरिन। इस सुबेरिन का मुख्य कार्य क्या होता है, जो इस सुबेरिन का मुख्य कार्य होता है कि जो कोशिकाओं की भित्ति में सुबेरिन नामक एक मोम जैसा पदार्थ होता है, सुबेरिन की जो पतली कोर कोशिकाएं होती है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, गैस जैसे पौधों के अंदर क्या जाती है, गैस से आती है।
गैस और जो पानी बाहर से दिया जाता है उनको अभेद बनाना। गैस एवं पानी के लिए क्या बनाती है? अभेद बनाती है। पानी के लिए अभेद बनाती है, यानी कि एक विशेष प्रकार का आवरण बना लेती है जो इनको आपस में अभेद करने का कार्य करती है। गैस और पानी को मिलने से रोकने का कार्य है वो कौन करती है? सुबेरिन की कोशिकाएं करती है। इसके अलावा देखना, इसके ऊपर एक क्यूटीन का आवरण होता है, जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। इसके चारों ओर एक क्यूटीन का आवरण भी पाया जाता है। कौन सा आवरण पाया जाता है? क्यूटीन का आवरण। ये जो क्यूटीन का आवरण होता है, इस आवरण का नाम होता है एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ इसके अंदर एक और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटीन नामक संरचना पाई जाती है। ये भी क्या करती है? और जो ये कोशिका में मलबा या डेब्रिस होती है, ये क्या होती है? अवशेष होते हैं। इन कोशिकाओं के जो मृत अवशेष होते हैं, कोशिकाओं के मृत अवशेष जो होते हैं वो अवशेष क्या कहलाते हैं? डेब्रिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेब्रिस कहलाते हैं। लिपोप्रोटीन एक विशेष प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है। लिपोप्रोटीन क्या एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम होता है लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कि जो गैसों एवं पानी को अलग अलग करने का कार्य या उसमें भेद बनाने का जो कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो वो कोशिका में मलबा डेब्रिस, क्यूटीन, सुबेरिन और अपना लिपोप्रोटीन। तो कौन करता है? सुबेरिन करता है। हो सकता है आगामी एग्जाम में पूछ ले कि क्यूटीन क्या है? एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? क्यूटीन कहते हैं। या मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का जो समूह है, ये जो अवशेष है वो क्या कहलाता है? तो वो पूछा जा सकता है कोशिका में मलबा या डेब्रिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेब्रिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है। देखिए, जब हम बात करते हैं पेशियों की, तो यहाँ पर देखिए रक्त संकुचन के लिए पेशियों के प्रसार और का इसका क्या पूछा गया? मुख्य कारण पूछा गया। जब हम पेशियों की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये तीन मुख्य पेशी हैं। देखो, पहला है कंकाल पेशी, कंकाल पेशियां। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज आपको अच्छे से याद रखना है आगामी परीक्षा की दृष्टि से। ये जो पेशियां होती है ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ऐच्छिक के साथ साथ ये क्या होती है? रेखित होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो क्या होता है? अस्थि और उपास्थियां जितनी भी है, अस्थि एवं उपास्थि, ये क्या होती है? कंकाल पेशियां होती है। ध्यान करना, जो पेशियां होती है ये इसके अंदर धारियां से बनी होती है, लंबी शाखाएं बनी होती हैं, इस कारण इनको क्या बोलते हैं? रेखित। दूसरा, हमारी इच्छाओं के अनुसार जब हम चाहे हाथ को जिस प्रकार से मोड़ सकते हैं, कोहनी को मोड़ सकते हैं, कंधे को मोड़ सकते हैं, अंगुलियों को मोड़ सकते हैं, यानी हमारी इच्छाओं के अनुसार ये क्या करती है? कार्य करती है। इस कारण ये क्या कहलाती है? ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज देखना, दूसरी अपनी होती है कंकाल पेशियों के साथ साथ चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां, जो ये चिकनी पेशियां होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक तो होती है अनैच्छिक, यानी हमारी इच्छाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी, ये अरेखित होती है, विशेष रेखाएं नहीं होती, इनमें अलग अलग अरेखित कहलाती हैं। और ये जो चिकनी पेशियां होती हैं ये क्या करती है? हमारी जो शरीर के अंदर जो विशेष प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। जैसे रक्त है, उदाहरण के तौर पर ये क्या है? जैसे रक्त है, प्लाज्मा है, इनके अंदर ये पेशियां पाई जाती है, चिकनी पेशियां। ये क्या करती है कि पदार्थों को आगे के भागों तक भेजने का कार्य होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? संकुचन एवं प्रसार का कार्य होता है। संकुचन एवं जो प्रसार होता है, मांसपेशियों के अंदर विभिन्न पदार्थों को भेजने का जो कार्य होता है वो किन का होता है? इन्हीं पेशियों का होता है। संकुचन या जो प्रसार का कार्य होता है आगे के भागों को भेजने के लिए, जो गैस है, रक्त है, प्लाज्मा या अन्य चीजें हैं, उनको एक स्थान से दूसरे तक, यानी रक्त वाहिकाएं जो होती है, रक्त वाहिकाओं के अंदर किसका प्रभाव होता है? रक्त का होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, वो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। तो ये चिकनी पेशियां उनको आगे तक भेजने के अंदर क्या करती है? कार्य करती है। नंबर 3 आता है हृदय जो पेशी। जो हृदय होता है, हृदय की जो पेशियां होती है वो अनैच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, लेकिन लंबी और रेखित पेशियां होती हैं। कैसी होती है? लंबी और रेखित पेशियां होती हैं। और अधनिष्ठ बोर्ड तो बार बार इस प्रश्न को पूछता रहता है। ये तीनों चीजें ध्यान रखना है, ऐच्छिक रेखित, अनैच्छिक अरेखित, अनैच्छिक और रेखित पेशियां। हृदय की जो पेशियां हैं या कोर्डी की जो पेशियां होती हैं
ये किस में पाई जाती है? ये हमारे शरीर के अंदर हृदय के अंदर पाई जाती है। और हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त का परिवहन या रक्त परिसंचरण का कार्य है वो किसका होता है? रक्त का, हृदय की पेशियों द्वारा किया जाता है। तो रेखित पेशियां जो रेखाओं के रूप में उपस्थित होती है वो रेखित पेशियां कहलाती हैं। तो जो चिकनी पेशियां हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त वाहिकाओं के अंदर संकुचन एवं प्रसार का कार्य होता है। जो धमनी और शिराएं, जब हम इसको बोलते हैं, रक्त वाहिकाओं में क्या होती है? धमनी और शिराएं होती है, जिनमें विशेष प्रकार के दबाव के द्वारा रक्त को शरीर के भागों तक ले जाया जाता है, शरीर के अन्य भागों से वापिस हृदय तक रक्त को क्या है? लाया जाता है। देखिए, जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है? यहाँ पर बात आ रही है अंतःस्रावी ग्रंथियों की। स्रावित ग्रंथियां हैं उनकी बात हो रही है। तो ये स्रावित जो ग्रंथियां होती है दो प्रकार की होती है। एक अपने होता है बहिस्रावी, एक अपने होती है अंतःस्रावी, एक अपने होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं जैसे लार है, लार ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथियां हैं, त्वचा के अंदर पाई जाती है। तो ये अपना स्राव बाहरी रूप में शरीर से बाहर त्यागने का कार्य करती है, जैसे पेड़ पौधों के लिए अलग अलग होती है। इनके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत सारी पाई जाती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रेनलिन ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो ये सारी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो केवल हार्मोन के रूप में शरीर के अंदर के भागों के अंदर अपना स्राव त्यागती है। इसके अंदर जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो मिश्रित होती है, क्योंकि इसके अंदर जो अग्नाशय है एक अपवाद है, ये मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन और प्लस में क्या होता है? एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। एड्रेनलिन है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रत्येक ग्रंथि है वो हार्मोनों का क्या करती है? स्रावित करती है। जैसे पीयूष ग्रंथियां हैं, एफएसएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोनों को स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमोसिन का स्रावण करती है। इन अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा है वो ग्लूकोगोन का स्रावण करती है, बीटा है वो इंसुलिन का स्रावण करती है। तो अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है ये इंसुलिन भी पूछा जा सकता है। बीटा किसका स्रावण करती है? इंसुलिन। और इंसुलिन से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन की मुख्य विशेषता, इन ग्रंथियों के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? इनकी मुख्य विशेषता ध्यान रखनी है थायरोक्सिन हार्मोन की। अब ध्यान करना, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसी हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन बोलते हैं। इसी को किस नाम से जाना जाता है? 3F। इसी को हम बोलते हैं संकटकालीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? संकटकालीन हार्मोन। क्योंकि ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हमारी सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को क्या बनाता है? मजबूती प्रदान करता है। तो वो हार्मोन क्या कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन। जब ये हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन, तो ध्यान करना, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन है वो क्या हो जाती है? इसके 3 ध्यान रखना, हृदय धड़कन बढ़ जाती है, क्या होती है? बढ़ती है। रक्त संचार बढ़ता है, बढ़ता है। तो ध्यान करना, हृदय धीरे धीरे धड़कता है, धीरे नहीं धड़कता बल्कि क्या है? तेजी से। यानी कि जो हृदय है वो कैसा है? तेजी से धड़कता है। दूसरा, श्वसन दर कम हो जाती है। श्वसन दर कम नहीं होती, श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, या फिर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति को तेजी से सांस लेने लग जाता है। तीसरा, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है। देखिए, कंकाल पेशियों के अंदर रुधिर का बहाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो हमारे हड्डियां हैं, कंकाल पेशियां, पूरे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह वो तेज हो जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बिल्कुल सही ये हो जाएगा, क्योंकि जो रक्त है, जो हमारा पाचन तंत्र और जो त्वचा के अंदर जो रक्त है, उस अतिरिक्त रक्त को, उसके अंदर जो रक्त है उस रक्त को कौन कर लेती है? जो कंकाल पेशियां हैं वो अपने अंदर ले लेती है, ताकि रक्त की आपूर्ति की जा सके। तो यहाँ पर जो तुम्हारी त्वचा और जो हमारा पाचन तंत्र है उसके अंदर तो रक्त की क्या होगी? धीरे धीरे कमी हो जाएगी। लेकिन कंकाल की पेशियों में रक्त का भाव है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक एड्रेनलिन हार्मोन के स्त्रावन के बारे में कौन से कथन सही है या नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तब क्या होता है, तब हमेशा क्या है, रुधिर की कमी आ जाती है। कहाँ पर, हमारे जो पाचन तंत्र और हमारी जो त्वचा है उसके अंदर रुधिर की कमी होगी, लेकिन कंकाल की पेशियों में रुधिर का भाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिएफ के नाम से जाना जाता है। थायरोक्सिन के बारे में पूछा जा सकता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, पैराथायराइड भी बोलते हैं, P3 भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ये एड्रेनलिन हार्मोन, सॉरी कौन सा हार्मोन हो जाएगा अपना, एड्रेनलिन हार्मोन की बात करिए, एड्रीनल हार्मोन, ये बात हो रही है एड्रीनल हार्मोन की, इसको ध्यान रखना। जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कैसा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंगा जो रोग होता है, घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग जो है या गलगंड जो रोग है वो किसकी कमी से हो जाता है, वो अपना होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ग्रोथ हार्मोन होता है जो वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, है ना। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन भी कहता है, दुग्ध स्त्रावित हार्मोन जिसको बोलते हैं। एक रिलैक्सन हार्मोन भी स्त्रावित होता है जो गर्भावस्था के समय काम आता है। तो ये सभी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन है, इनके एक दो कार्य हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। तो ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन थे 20-21 क्वेश्चन जो अपने आए हुए हैं वो सभी के सभी सॉल्यूशन हो रहे हैं। चलिए ये हो गया अपना डी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है मस्तिष्क वाला पार्ट। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक अपना होता है जो मस्तिष्क की बात करें, मानव मस्तिष्क है, सोचने और विचारने की क्षमता के इसके 3 भाग होते हैं। एक अपना होता है अगर मस्तिष्क, एक अपना होता है मध्य मस्तिष्क और एक अपना होता है पश्च मस्तिष्क। ये जो भाग होता है ये सेरिब्रम कहलाता है, ये मध्य मस्तिष्क हो गया, ये पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क भी कह देते हैं, तो क्या बोल देते हैं, अनु मस्तिष्क भी बोल देते हैं। ये मुख्य है। सोचने विचारने की क्षमता किसमें होती है, सोचने और विचारने का जो कार्य है, और इसके अंदर सुनने और देखने के पिंड पाए जाते हैं। ग्रहण के अंदर कह सकते हैं सूंघने और देखने के जो पिंड होते हैं इसके मध्य भाग में होते हैं। अनुमस्तिष्क है, ये क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। नियंत्रण एवं किसका कार्य करता है, समन्वय। ये पश्च मस्तिष्क के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। तो ये कहता है कि मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की सह स्थिति और संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यानी नियंत्रण और समन्वय को क्या बोला जाता है, इसी को हम कहते हैं सह स्थिति या क्या कह देते हैं, संतुलन। तो व्यक्ति के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए अंदर मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु कार्य होती है, लेकिन साइकिल चलाना, उठना, बैठना, खड़े होना ये मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करते हैं, पश्च मस्तिष्क पर डिपेंड करते हैं। और अगर मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो भूख या प्यास के नियंत्रण के अंदर है वो हाइपोथैलेमस भाग के अंदर उपस्थित होते हैं। और पश्च मस्तिष्क का एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है मेडुला ओब्लिगेटा, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लिगेटा भाग नियंत्रण करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क है उसके अंदर क्या होता है, ये दोनों के दोनों क्या है, संस्थिति या शरीर का नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने के अंदर कौन सा भाग काम में आता है, अनुमस्तिष्क है वो इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना और कुछ गतिविधियां जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है, इस हिस्से का सही स्थान और चुने। अगर मस्तिष्क, ठीक है, अगर मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क है ये तो क्या करता है, सोचने विचारने का कार्य करता है। सोचने विचारने के जो कार्य है, यानी कि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि का जो क्षेत्र होता है वो अग्र मस्तिष्क या किसी को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। दूसरा अगर मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के अंदर मेडुला ओब्लिगेटा भाग अगर मस्तिष्क में नहीं होता, जो ये मेडुला ओब्लिगेटा होता है ये किसके अंदर होता है, मेडुला जो गेटा भाग होता है ये हमारा भाग होता है पश्च मस्तिष्क का, और इसका मुख्य कार्य क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। क्रियाओं पर क्या करता है ये,
नियंत्रण करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वमन है। 30 है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के अंदर एस क्षेत्र का हाइपोथैलेमस भाग पश्च मस्तिष्क में नहीं होता, ये किस में होता है? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस भाग है। ये अगर मस्तिष्क का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य है भूख प्यास के केंद्र जिसके अंदर होते हैं, भूख प्यास नींद के जो केंद्र होते हैं वो किस में होते हैं? हाइपोथैलेमस भाग के अंदर उपस्थित होते हैं। पश्च मस्तिष्क जिसको क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क, बिल्कुल सही है। पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है इसके अंदर क्या होता है? नियंत्रण एवं समन्वय के केंद्र उपस्थित होते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय के केंद्र उपस्थित होते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय या संस्थिति के केंद्र उपस्थित होते हैं जो हमें सीधी रेखा में चलने, साइकिल चलाने या अन्य जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को करने के लिए हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा होता है? मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क भाग है वो या अनुमस्तिष्क भाग है वो मुख्य रूप से कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाह्य स्थान जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं इस बार इन्वायरमेंट से संबंधित 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं अभी। अब देखो, एक होता है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि संरक्षण में सम्मिलित है। एक बाह्य स्थान है, एक आंतरिक स्थान है। इन विट्रो संरक्षण, आउट विट्रो या संरक्षण कह सकते हैं। एक तो होता है उदाहरण के तौर पर बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि जीव जो है उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से क्या किया जाता है? हमेशा बाहर। बाह्य स्थानीय के अंदर क्या होता है? संरक्षण, जीवों का संरक्षण, जीवों का संरक्षण प्राकृतिक आवास से बाहर, आवास से क्या करते हैं? बाहर किया जाता है। और इन विट्रो जो होता है अंतः संरक्षण, इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो संरक्षण जो होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर ध्यान करना, उसमें क्या है? प्राकृतिक आवास में उनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवास के अंदर ही उनका क्या होता है? संरक्षण होता है। और ये प्राकृतिक आवास के बाहर इनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में भी क्या है? उत्तक संवर्धन प्रवर्धन में क्या होता है कि पौधे होते हैं, पौधे के उत्तकों को नियंत्रित वातावरण में उगाकर हम क्या कर सकते हैं? नई प्रजाति का विकास कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन प्रबंधन क्या होती है कि क्या है? जो पौधा होता है उसकी कलम तैयार करते हैं, उसको उत्तकों को नियंत्रित करके उसके वातावरण के अनुसार नई प्रजाति के रूप में हम उसका क्या कर लेते हैं? विकास कर लेते हैं। दूसरा है इन विट्रो निषेचन। इन विट्रो निषेचन संकट प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, ये नहीं होता भाई। ये क्या होता है? ये अंतः संरक्षण होता है या इन विट्रो कहते हैं। इन विट्रो संरक्षण बोलते हैं इनको, यानी प्राकृतिक आवास के अंदर ही उनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। दूसरा इन विट्रो निषेचन। निषेचन की जब बात आती है तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी विधि या प्रक्रम होता है जिसमें निषेचन शरीर के बाहर किसी प्रयोगशाला में करवाया जाता है। यानी जीव का जो संरक्षण है वो किसी प्रयोगशाला के अंदर होता है। ऐसी प्रक्रम होता है जिससे निषेचन है वो शरीर के अंदर न होकर किसी प्रयोगशाला के अंदर क्या करवाया जाता है? जीव का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। तो ये बाह्य संरक्षण में है, ये भी बाह्य संरक्षण के अंदर आएगा, ये भी क्या आएगा? बाह्य संरक्षण के अंदर आएगा। तीसरा, युग्मों का निम्न ताप परीक्षण, यानी कि जो युग्मक है उनको कम ताप पर, टेम्परेचर पर उनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। यह भी हमेशा प्राकृतिक आवास से क्या रखा जाता है? बाहर सुरक्षित रखा जाता है। जैसे माइनस पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत, जैसे आजकल जो पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है तो जो टिक्के होते हैं उनको पाश्चुरी प्रक्रिया के तहत माइनस टेम्परेचर डिग्री के अंदर क्या है? -196 डिग्री नाइट्रोजन जो हम कहते हैं उसके अंदर रखा जाता है। तो इनको कहते हैं युग्मकों का निम्न ताप परीक्षण। तो उनका भी संरक्षण है, ये भी क्या होता है? बाह्य संरक्षण होता है, न कि आंतरिक संरक्षण। जबकि बी नंबर ऑप्शन है ये आंतरिक संरक्षण का उदाहरण है। तो केवल ए, सी और डी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो संरक्षण की जब भी बात करते हैं, संरक्षण 2 प्रकार का होता है। आंतरिक संरक्षण के अंदर जब भी पूछ ले
तो उसमें आप ध्यान रखना, जैसे आंतरिक संरक्षण की एक तो ये हो गया, इसके अलावा देखना वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव जो अभ्यारण्य होते हैं उनके अंदर जो संरक्षण किया जा रहा है आंतरिक संरक्षण होता है। जैसे अपने राष्ट्रीय उद्यान है वो भी क्या है, इसी की श्रेणी में आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो वनस्पति पार्क हैं, विशेष प्रकार के वनस्पति पार्क या जोन बनाए जाते हैं, उन पार्कों के अंदर जीवों को एक स्थान विशेष पर रखकर उनकी प्राकृतिक आवासों के अंदर रखकर उनका संरक्षण किया जाता है, वो इन विट्रो संरक्षण कहलाते हैं, ये आउट विट्रो संरक्षण कहलाते हैं। तो ये जितने जैव विविधता संरक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं वो इस प्रकार से हैं। तो दो प्रकार की विधियां हैं, एक जीवों का बाहरी संरक्षण, प्राकृतिक आवास के अलावा दूसरे स्थान पर संरक्षण करते हैं वो बाहरी संरक्षण कहलाता है। उनका प्राकृतिक आवास या एक निश्चित आवास पर यदि संरक्षण किया जाता है तो वो इन विट्रो संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये 2025 के सारे क्या थे, क्वेश्चन थे। आज के जो वीडियो सॉल्यूशन के अंदर हमने 2025 के अंदर प्रत्येक, चाहे वो फिजिक्स का टॉपिक हो, केमिस्ट्री का टॉपिक हो, बायो के टॉपिक से 20-22 क्वेश्चन हैं, वो पीछे 3-4 पारियों के अंदर जितने भी एग्जाम हुए उनमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 21-22 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक टॉपिक से टच कर प्रश्न पूछे गए हैं। इस चीज को ध्यान रखना। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी उत्तम पाठशाला की जो टीम है उसने इस चीज का समावेश किया है। आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या किया गया, शामिल किया गया है। हमारी बुक है, सभी साथी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जो भी नए साथी जुड़े हैं या और जिन पुराने साथियों ने हमारी बुक ले रखी है वो हमारा उत्तम पाठशाला ऐप पर अपना व्यू जरूर दें। टेलीग्राम चैनल पर भी अपना व्यू दे सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में भी अपना आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमारी बुक आपको कैसी लग रही है। और जो नए साथी जुड़े हैं, जो नए साथी वीडियो देखें, वो साथी एक बार बुक स्टोर पे जाकर हमारी बुक को अच्छे से देखना, एक बार 5 या 10 मिनट का समय निकालकर उसको अच्छे से पढ़ना, और पढ़ने के बाद देखना कि अन्य जो PYQ की बुकें हैं उनमें और हमारी बुक में क्या भिन्नता है। और सबसे इम्पोर्टेंट भिन्नता आपको यही मिलेगी कि PYQ का वीडियो सॉल्यूशन दिया है, साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो उसकी व्याख्या दे रखी है, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखे हैं। और इसके अलावा कि आगामी परीक्षा में इन टॉपिक से कौन से अन्य टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है और वहां से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, उसकी थ्योरी हमने उसके साथ रखी है। प्रत्येक टॉपिक के बाद 2 या 3 पेज के प्रत्येक सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, चाहे अपने जियोग्राफी की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, जितने भी टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर लग रहे हैं उन सब का क्या है, इसी प्रकार से हमने समावेश किया है। साथ ही साथ साथियों जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिकों के PYQ लेकर हम साथ ही आपके लाइव जुड़ेंगे। आप सभी हमारे चैनल पर सभी जितने भी हमारे साथी, हमारी पूरी टीम है, वो लाइव क्लास लेके आएंगे। जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें किस प्रकार के PYQ बन सकते हैं और आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहेंगे, उनको लेकर भी हम आपके साथ लाइव जरूर जुड़ेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक चीज, वीडियो देखने के बाद सभी साथी लाइक कमेंट जरूर करें और अपना विचार जरूर दें कमेंट में, कमेंट करके कि हमारी क्लासें कैसी लग रही है। साथ ही साथ हमारी बुक के बारे में भी आप जरूर राय देंगे। धन्यवाद।